नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। कर्नल अजय रैना साहब जुड़ गए हैं, उनका स्वागत कर लें। बहुत-बहुत नमस्कार। स्वागत। नमस्कार सर, धन्यवाद। नमस्कार। अजय जी, मुझे लगता है कि भारत और बांग्लादेश के जो रिश्ते हैं वो इतने खराब शायद इससे पहले कभी रहे नहीं, जितने खराब इस समय हैं। हफ्ते में शायद दूसरी या तीसरी बार एक दूसरे के जो उच्चायुक्त हैं उनको तलब किया जाना, उनको कुछ-कुछ इश्यूज़ पर बात करना और वहाँ पर लगातार हिंसा। चटगाँव में फिर आज एक सूचना आई है कि एक सुल्तानपुर जगह है जहाँ पर हिंदुओं के 2 घरों में आग लगा दी गई और बाहर से कुंडी चढ़ा दी गई थी ताकि वो लोग उसी में जलकर मर जाएँ। जो लड़का काम करने वाला था वो दुबई में काम करता था, आया हुआ था, उसका पासपोर्ट भी जल गया, उसके पैसे भी जल गए, सामान भी जल गया। हिंसा तो रुकने का नाम ले नहीं रही है और ऐसा लगता है कि जो ये यूनुस बैठे हुए हैं, ये ना तो रोकने की इच्छा शक्ति रखते हैं और ना चीज़ें अब इनके काबू में रह गई हैं। यहाँ से आप किस तरीके से देख रहे हैं इन रिश्तों को, ये किस तरफ जा रहे हैं? ओमकार जी, हमें ये देखना पड़ेगा कि हम रिश्ते को डिफाइन कैसे करते हैं। डिप्लोमेटिक लेवल पे देखें तो जब हमारी एम्बेसी को पे उन्होंने अटैक किया और फिर दिल्ली में उनकी एम्बेसी के सामने प्रदर्शन हुआ, पहले भी हुआ और आज भी हुआ, तो वो आपस में ये जो उनका खींचतानी चलती रहती है। लेकिन ये जो स्ट्रीट वायलेंस हो रहा है जिसकी जैसे आप जिक्र कर रहे हैं आपकी, और ऐसे इन्होंने बीएनपी के लीडर को भी 3 दिन पहले ऐसे जलाया, उसके बाहर से दरवाजा बंद करके। इनका स्टाइल है। उसमें थोड़ा सा ट्रिकी सिचुएशन बनती है। वो बेसिकली वो शायद हमारे वो हिंदूज को टारगेट करके एक लेवरेज है उनके पास, उस लेवर को वो यूज करते हैं हमारे खिलाफ। और हमारी मजबूरी कह लीजिए या ये है कि एक लिमिट के आगे हम उनको कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते, हिंदूज को बचाने की जो बात करते हैं। तो ये स्ट्रीट वायलेंस बढ़ता जाएगा, इलेक्शंस आते आते और बढ़ेगा। और ये हमारी जैसे दुखती रग रग कह लीजिए, लेकिन उसमें भी देखिए आप, सबसे पहले जैसे आपका ही टैग लाइन है कि तो राष्ट्र सर्वोपरि है, आपके शो में भी आता है शुरू में। तो राष्ट्र सर्वोपरि हमारे लिए है, तो इसमें क्या है कि हम जो वहाँ के 1.5 करोड़ के आसपास हिंदूज हैं, 140, 135, 130, जो काफ़ी संख्या है, उनको हम मिलिट्री के किसी भी ऑपरेशन से यहाँ नहीं ला सकते। ये सच है, इसको मानना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ फिर कई देशवासी उम्मीद में होते हैं और या बोलते हैं क्यों नहीं करी मिलिट्री, क्यों नहीं। जैसे अभी भी सवाल उठते हैं कश्मीर में जब पंडितों को निकाला तो मिलिट्री कहाँ है, तो मिलिट्री थी नहीं भाई, सब बॉर्डर पे थी नहीं। जितनी मिलिट्री आज देखते हो कश्मीर में उतनी नहीं थी, उसकी तो 1/5 भी नहीं थी, और चरम सीमा पे था टेररिज्म। तो यहाँ भी यही प्रॉब्लम है कि अनलाइक किसी दूसरे देशों में जैसे पाकिस्तान कह लीजिए, इवन ईरान कह लीजिए, जहाँ पे ना छोटे छोटे जियोग्राफीज में छोटे छोटे लोग समुदाय बसते हैं। बलोच बस रहे हैं, पश्तून बस रहे हैं, सिंधी बस रहे हैं। उधर भी आप देखिए ईरान में भी बलूचिस्तान अलग है, वहाँ अरब की अलग है, सब चलता है, कुर्द हैं। बांग्लादेश में ऐसा नहीं है। बांग्लादेश एक और ऊपर से बहुत ज़्यादा घना आबादी वाला देश है। तो अगर आप मिलिटरली इनको निकालने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से शुरू करेंगे, तो वहाँ को शायद बचा भी लेंगे, बाकियों का स्लॉटर हो जाएगा, बाकियों का ये कत्लेआम कर देंगे। ये इनकी है, क्योंकि इनको पता अगर ये हिंदू निकल गए यहाँ से तो फिर हमें ये क्या कर लेंगे, हमारी कौन सी राग इनके पास बची। हम तो इन पे डिपेंडेंट है ही नहीं ना, ये हम पे डिपेंडेंट है। इकोनॉमिकली हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बांग्लादेश से ट्रेड बंद कर दें, ये मरेंगे, हमें कुछ नहीं। हमने बिजली, अदानी साहब उनको पहले भी आर्बिट्रेशन में लेके चले गए हैं, बिजली के बिल उन्होंने दिया नहीं। अदर देन ये जो हमारी एक सनातन का जो एक लिंकेज है और कुछ हमारी शक्तिपीठ हैं बांग्लादेश में, उसके अलावा हमारा उनको कोई डिपेंडेंसी नहीं है। तो इस एसेट को वो अपने देश से निकलने नहीं देंगे। वो होगी एक बात। एक तो हम घुसेंगे तो कत्लेआम हो जाएगा। दूसरा मैं ये भी देखना पड़ता है उसमें कितने लोग आना चाहते हैं। ये हमें बाहर से बैठ के ऐसा लगता है कि वो सारे पीड़ित हैं और सारे आना चाहता है, ऐसा कुछ नहीं। हर सोसाइटी में, पाकिस्तान में भी मैं पर्सनली जानता हूँ लोगों को जो बड़े अमीर हैं, उन्होंने अपने छोटे छोटे साम्राज्य बना रखे हैं, उनको वो जो जिहादी भी कुछ नहीं कहते। इसी तरीके का सेटअप हर जगह होता है। और वो जो बड़े अमीर हैं, उनको, उनके पास तो
वो फैसिलिटीज़ हैं, पैसा है, अवेलेबिलिटी है कि निकल भी सकते हैं। जो बाकी गरीब जनता है, जैसे दीपू जिसकी डेथ हुई, क्या बेचारा फैक्ट्री वर्कर था, या आप जो कह रहे हो कि दुबई से जो पैसे कमा के आया और उसका, तो ये वल्नरेबल लोग हैं। तो इनका एक ही तरीका है कि इनको आप एक झटके के साथ नहीं निकाल सकते, आप उनके लिए दरवाज़ा खोल सकते हो। अनफॉर्चुनेटली जो सीए जो हमारा पास हुआ बंगाल में, आज ही मेरी किसी से बात हो रही थी और कल इसके ऊपर मैं एक शो भी करूँगा, कि 80,000 लोगों ने 2014 के पहले वालों ने 80,000 लोगों ने एप्लीकेशन दी, 12,000 को अभी तक सिटीजनशिप मिली, बाकी लटके हुए हैं और उनको हर कदम पे हरास किया जा रहा है बंगाल में। पाकिस्तानी हिंदू जो आए, वो हमें पता क्या हुआ उनके साथ, राजस्थान में क्या हुआ, दिल्ली में क्या हुआ। एनजीओज ना आती तो बेचारे उनको तो सर पे छत भी नहीं था रहने की। तो हमें भारत को, अगर हमने इजराइल की तरह ज्यूज को अपना संरक्षण देना है, तो हमें क्लियरली बोलना पड़ेगा कि आप आइए, हमारे दरवाजे खुले हैं, आपको 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, जब 15 दिन के अंदर एक टेंटेटिव सिटीजनशिप दे के या टेम्प्ररी पास दिया जाएगा, और 2 3 4 5 6 महीने में वेरिफिकेशन करके हम आपको सिटीजनशिप दे देंगे आप। और 2014 का कट ऑफ तो आपने चेंज नहीं किया। तो आज जो बांग्लादेश से उठ के यहाँ आना चाहता है, तो वो किस किस खाते में जाएगा? तो कहने का मतलब ये है कि हिंदूज को बचाना, या अपनी दुखती रग जिसके ऊपर वो हाथ रखते हैं, उसका एक ही तरीका है कि हमें अपना दरवाजा खोल के अंदर का सिस्टम ठीक करना पड़ेगा। मगर फिर ये बात मैं तीसरी बार इस चैनल पे आज के दिन में दोहरा रहा हूँ कि जो बाहर से हिंदू हमें देखते हैं, बाहर से बैठ के, वो अंदर क्या देखते हैं कि बांग्लादेश में तो एक हिंदू को पकड़ के पुलिस वालों ने पुलिस स्टेशन में रखा, बाद में मॉब के हवाले कर दिया, हजूम के हवाले कर दिया। तो महाराष्ट्र में हम ये करतूत हम भी तो कर चुके हैं साधुओं के साथ। तो बाहर वाले हिंदुओं को इतना कॉन्फिडेंस हो कि वो अंदर आए, तो इसलिए हमारे यहाँ के हिंदुओं के साथ जो गलतियां होती हैं ना, जो व्यवहार होता है गलत, उसको ठीक करना पड़ेगा। ये कल को आपकी कोई तमिलनाडु का मंदिर तोड़ देता सड़क बनाने के चक्कर में, किसी किसी पहाड़ी के ऊपर दीपक नहीं जला सकते, ये जो सिग्नल्स है ना, बाहर वाले देख के अंदर आना नहीं चाहते, तो वो फंस गए बेचारे। हमारा जो रिलेशन, जो ओवरऑल डिप्लोमेटिक रिलेशन है, तो देखिए ये अभी यूनस और ट्रंप दोनों एक जैसे हैं। यूनस जो है वो एक आइटम है और बांग्लादेश एक आइटम है, ट्रंप एक आइटम है। ये ट्रांजिट फेस है। फरवरी का जो इलेक्शन होगा, और जिसके कारण हम रिएक्ट नहीं कर रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि उसको एक बहाना मिले कि इलेक्शन ना करवाए, बिकॉज उसको सीटें मिलने वाली है नहीं। उसके बाद कौन सी सरकार चुन के आती है, उस पर हमारा आई थिंक जो डिप्लोमेटिक रिलेशन रहेंगे नहीं रहेंगे, वो उस पर डिपेंड करता है। मेरा ये मानना है कि उसके बाद वहाँ पे बांग्लादेश में सिविल वॉर शुरू हो जाएगी, बिकॉज इलेक्शन ये साफ करवाएंगे तो यूनुस हार जाएगा, साफ ये करवाएंगे नहीं और वहाँ पर लड़ाई लग जाएगी। इन एनी केस एक बात तो क्लियर है ओंकार जी, जो मर्जी सरकार आए, 50% से ज़्यादा बांग्लादेशी हमें नफरत करते हैं। उसका कारण किसी और दिन हम बात कर सकते हैं। उनकी टेक्स्ट बुक्स में क्या लिखा है, उनको बताया क्या गया, उनके बच्चों को पता ही नहीं है 71 में क्या हुआ। वो जो भी रीज़न है, रीज़न बड़े हैं। पाकिस्तान की तरह उन्होंने भी अपनी हिस्ट्री चेंज कर दी, हिस्ट्री बताई नहीं। हमारे कश्मीर में बच्चों को नहीं पता है कि कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ, वो तो बांग्लादेश है। और सच पूछूं मैं अगर आपको, तो हमारे हिंदुस्तान जो भारतीय, हम लोगों को कितना पता बांग्लादेश के बारे में, नॉर्मल लोगों को। हम कहते हैं वो 71 की बात हो भूल गए, तो हमारे यहाँ कितने लोग हैं जिनको 71 की बातें याद हैं। तो मुझे लगता नहीं कि हमारा रिलेशन अभी इनके साथ कभी नॉर्मल हो पाएगा, क्योंकि एक कट्टरता इनके अंदर जो पहले भरी हुई थी, मुस्लिम लीग इन्होंने बनाई, पाकिस्तान की डिमांड यहाँ से शुरू, जिन्ना तो बाद में आया 7 साल के बाद। मुस्लिम लीग 1906 में बंगाल में बनी थी, डायरेक्ट एक्शन डे वहाँ हुआ। 47 से लेकर 71 के बीच में कत्लेआम होता रहा हिंदुओं का, बांग्लादेश में किसी ने बोला ही कोई नहीं। तो ये एक ऐसी सोसाइटी है जो हमेशा चार्ज अप रहती है, छू बोलो तो उनको चल पड़ती है। तो ऐसे लोगों के साथ, इनकी लीडरशिप के साथ हमारा रिलेशन नॉर्मल कैसे हो सकता है? मुझे नहीं लगता कभी ये नॉर्मल हो पाएगा आने वाले कुछ सालों में। उल्टा इनकी अपनी इंटरनल हालात इतनी ख़राब होने वाली है मेरे ख्याल से, कि इनका एक आज की शेप में, जैसे हम कहते हैं पाकिस्तान जो कभी टूटेगा, मुझे लगता है ये टूटेगा क्या, इसका जो जो इनके साथ इलाज होना, वो इलाज हो जाएगा। लेकिन इलेक्शंस ना हो इसका बहाना भारत नहीं देगा इनको। कोशिश यही है कि हम ना करें। तो अगर हम रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे में हिम्मत नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं आप हिम्मत नहीं है, ये आंखें दिखा रहा है। अमेरिका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हर कोई चाहता है कि हम बांग्लादेश के साथ मिलिटरली उलझे। बांग्लादेश में वो एक ट्रैप है, हम उसमें नहीं जाना चाहते। और अगर उस उलझने से हमारे सारे हिंदू बच जाते हैं बांग्लादेश में, तो शायद उलझ भी जाते। वो मैंने आपको पहले बता दिया, पॉसिबल नहीं है।
सो सरकार जो कर रही है ठीक है, बाकी इसका तो दिन ब दिन वायलेंस बढ़ेगा। इलेक्शन के बाद मुझे और वायलेंस की एहसास हो रहा है कि ऐसा हो सकता है। जी। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि 50% या मोर देन 50% लोग ऐसे हैं जो भारत से नफरत करते हैं, और जो सिचुएशन है, जिस तरह की सिचुएशन बना दी गई है एक्चुअल में, उसमें बीएनपी हो, अवामी लीग हो, इनको लगभग दीवार से लगाया गया है। मैं देख रहा था, शेख हसीना की उम्र भी अब 78-79 साल हो ली है, 78 साल की हो गई है। तो ऐसे में इनकी वापसी या इनकी सत्ता में वापसी, कहते हैं राजनीति में चमत्कार भी हो सकते हैं, कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन संभावनाएं बहुत कम हैं अजय जी। तो शेख हसीना की वापसी अगर नहीं हो सकती है, और अभी तो सिचुएशन नहीं लग रही है, तो ऐसे में भारत के साथ बांग्लादेश के रिश्ते कैसे रहने वाले हैं? आपकी आवाज़ चली गई ओमकार जी। जी, मैं ये कह रहा, अब आई आवाज? अभी आ रही है। हाँ, भारत के साथ के बाद गायब हो गया, पहले हाँ, नहीं मैं था। ये कह रहा था कि भारत के साथ रिश्ते ऐसे ही बने रहेंगे, या जिस तरह के शेख हसीना के समय थे। और जब मैं शेख हसीना का जिक्र करता हूं, तो इसमें बहुत सारी ऐसी ताकतें जिनको हम सीधे तौर पर चैलेंज भी कर पाए, न्यूट्रलाइज भी कर पाए। बांग्लादेश की मदद नहीं होती तो शायद वो नहीं हो पाता। जो हमारी सेवन सिस्टर्स में लगातार बदतमीजी कर रहे थे, ऐसे लोगों को भी हमने ठीक किया है। तो वो चीजें क्या ऐसी चलती रहेंगी? देखिए, शेख हसीना का जैसे आपने कहा एज है, ऊपर से अवामी लीग पे बैन लग गया, वो इलेक्शन लड़ेंगे नहीं। और इलेक्शन लड़ेंगे नहीं तो मैक्सिमम उनकी जो आप परफॉर्मेंस देखेंगे, जैसे पीटीआई की पाकिस्तान में हुई है, उसी टाइप की होगी, सरकार नहीं बनने देगी। और आज बीएनपी और जमात इस्लामी में समझौता हो गया है इलेक्शन के 4 एरियाज़ के लिए, पूरे अक्रॉस बांग्लादेश नहीं हुआ है। तो उसका मतलब है बीएनपी भी वो खालिदा जिया की पार्टी है, एंटी इंडिया है। जमात इस्लामी है ही एंटी इंडिया। जो उन्होंने नई पार्टी एनसीपी बनाई है, सिटीजन पार्टी, वो उसको उनके लोगों को उड़ाया जा रहा है। उड़ाने वाले यही जमायती और बीएनपी वाले हैं। पहले वाले का पता भी चल गया कि हादी को मारने वाला बीएनपी वाला था, और यूनुस का अपना कोई है नहीं। मेरे को क्या लगता है ओंकार जी कि ये जो इसके बाद जो जैसे सरकार मचेगी, जो बने मरे जो भी खलबली मचेगी, उसके बाद जो हमारा रिलेशन बांग्लादेश से होने वाला है, वो होने वाला है एक, जिसको आप कह सकते हो कि मसल वाला। अब प्यार मोहब्बत का रिलेशन मैं एंटिसिपेट नहीं करता बांग्लादेश में, क्योंकि जब हम ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ 4 करोड़, 5 करोड़, 3 करोड़, 2 करोड़ जो भी संख्या है, और हम उनको उठा के बाहर फेंकेंगे, इधर से इनकी बिजली ऑलमोस्ट बंद होगी, और ट्रेड, आज प्याज तो चला गया बट ये सब बंद हो जाएगा इसका दिनों में, तो उनकी नफरत और बढ़ती जाएगी। क्या होता है कि एक फेल्ड स्टेट में क्या होता है कि जब लोग परेशान होते हैं, खाने को नहीं मिलता, तो उनकी सरकारें, उनकी लीडरशिप हमेशा किसी की तरफ उंगली करके बोलते हैं कि वो है आपका जिम्मेवार। तो हमें पहले मानते हैं कि भारत जो है उनका, उनके साथ जो गलत हुआ हम जिम्मेवार हैं, क्योंकि हम शेख हसीना के साथ थे। शेख हसीना करप्ट थी, वो ये नहीं पता कि उनका हिस्ट्री यही है। तो मुझे क्या लगता है कि आने वाले सालों में ऐसा होगा कि हम इनको ना, जैसे एक बड़ा भाई छोटे भाई को कई बार प्यार से और कई बार धुतकार के बात करता है, इनको कहते हैं ना, एक थप्पड़ मार मार के हम अपना काम कराएंगे। जैसे आपने कहा कि नॉर्थ ईस्ट, ये जो आ रहा है परसों, खालिदा जिया का बेटा 15-16 साल बाहर काट के एग्जाइल में था, शेख हसीना ने भेजा था इसको। वो तो पूरे नॉर्थ ईस्ट के हमारी स्टेट्स में हथियार सप्लाई करता था, और वो इलेक्शन लड़ने के आ रहा है। और बीएनपी और जमात इस्लामी ने अगर आपस में कर लिया, तो बीएनपी और जमात इस्लामी की ग्रुप जीत भी जाएगा। तो उसके बाद हम क्या उम्मीद करते हैं कि हम बांग्लादेश को पूछेंगे और वो कैंप लगा के बैठे होंगे जैसे पाकिस्तान में लगे हुए टेररिस्ट के, तो वो हमें आने देंगे? वो नहीं आने देंगे, तो हमें घुसना पड़ेगा। तो एक ये इलेक्शन का ड्रामा वगैरह जब खत्म हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि हम इनको, जिसको कहते हैं, डंडे के सिर पे चलाएंगे। इतना हमारा बनता है। 3 तरफ हमारी सीमा है, चौथी तरफ समुद्र हमारा है, और बीच में छोटी सी पट्टी है जो कि म्यांमार की है। तो चाहे इसमें अमेरिकन यहाँ बैठे हुए हैं, टर्किश यहाँ बैठे हुए हैं, आईएसआई बैठी हुई है, चाइनीज बैठे हैं, इसराइलीज बैठे हैं, हम बैठे हैं, द फैक्ट रिमेन्स कि हम बड़े भाई हैं। और जियोग्राफी जो है वो जियो पॉलिटिक्स में पहले 3 वर्ड जियो मतलब जियोग्राफी के हैं, उसका बहुत इम्पैक्ट होता है।
अमेरिका दूर से बैठ के जितने मर्जी मसल ऊपर नीचे कर ले और टैरिफ बढ़ा ले, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता हमें। तो हम इनको डंडे पे चलाएंगे, ये नहीं सुधरेंगे। अगर अब हम सोचें कि ये कोई अच्छा आएगा मिनिस्टर हमारे साथ रिलेशन बढ़ाएगा, नो, इनका तो जड़ें ही बिगड़ चुकी हैं। इनको जब पता ही नहीं है कि 71 में इनके साथ क्या हुआ, तो आपके लिए क्यों ये प्यार? अभी वो कहते हैं जो वहाँ रेप हुए, जो पाकिस्तानियों ने रेप करवाए, वो भारतीय सेना ने किए। अभी लेटेस्ट तो ये चल रहा है। और आपने कल वीडियो देखा होगा कि उनके स्टूडेंट के साथ पाकिस्तानी स्टूडेंट आगे खड़े हो गए, कश्मीर की डिमांड कर रहे हैं। तो ये सोसाइटी का बेड़ा गर्क हो चुका है, इन सिंपल वर्ड्स। ये आई थिंक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से आगे निकल चुके हैं। हमें अपना मिलिटरीली जो बेनिफिट चाहिए, जो वहाँ पे हमें कॉरिडोर चौड़ा वोड़ा करना थोड़ा सा करके, उसके अंदर घुसने की कोई ज़रूरत नहीं। इनका दलदल वाले इलाकों में घुसने की कोई ज़रूरत नहीं। हमें अपना एरिया क्लियर करके और इनको बस अपने जूते की नोक पे रखना पड़ेगा। इनके साथ रिलेशन नॉर्मल नहीं हो सकते, मुझे नहीं लगता। और ये जो दुनिया भर के स्पाई इस समय ढाका में, बांग्लादेश में घुसे पड़े हैं, छितरे पड़े हैं। एक पूरा अंतर्राष्ट्रीय हब बन चुका है वहाँ पर जासूसों का, जिसमें से कई मरे भी पाए गए हैं। ये पाकिस्तान ने जो मौका ताड़ा है और जिस तरीके से वहाँ इनकी घुसपैठ हुई है और साजिशें शुरू हुई हैं, आईएसआई, और मुझे तो लगता है कि सीआईए इसको लीड कर रहा है पूरे ऑपरेशन को। इनकी वो विदाई तो हो पाएगी कभी? नहीं, ये अखाड़ा जो सीआईए ने बनाया, क्योंकि सीआईए की जो आंखें हैं वो बांग्लादेश तो एक लॉन्च पैड है। वो चाइना को तंग करना चाहता है म्यांमार में, उसके लिए नियरेस्ट पोस्ट उसको मिली बांग्लादेश। वो हमारे ऊपर भी नज़र रख के हमें भी जब चाहे दुम मोड़ना चाहता है, उसके लिए बांग्लादेश। नेपाल में चाइना कहीं वापस ना आ जाए, उस पर भी नज़र रखने के लिए बांग्लादेश। तो बांग्लादेश उनका बन गया लॉन्च पैड। इतिहास गवाह है, जहाँ जहाँ पे सीआईए ने और अमेरिका ने पैर रखा, उस देश का बेड़ा गर्क हुआ। और बांग्लादेश भी दूर नहीं है। बट जैसे मैंने कहा कि एक जियोग्राफी की लिमिटेशन है। अभी हम चुप बैठे हैं तो सभी आ रहे हैं। कल को हमने अगर इनकी ओवर लैंड फ्लाइट राइट्स ख़त्म कर दिए, एयर स्पेस अगर हमने बंद कर दी बांग्लादेश की, और बे ऑफ बंगाल में हमने अगर ब्लॉकेट लगा दिया, हमारे पास रीज़न आज भी हैं ब्लॉकेट लगाने के, कि जो तुम कर रहे हो लोगों के साथ, हिंदुओं के साथ, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ब्लॉकेट लगा सकते हैं, लेकिन हम अगर लगाएंगे तो वो वेट करेंगे, लगाएं या ऐसा कुछ करें और वो इलेक्शन पोस्टपोन कर दें। बट एक बार इलेक्शन का ड्रामा जब ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ अगर हमने यहाँ लगा दी ब्लॉकेट, तो ऐसा तो नहीं कि एयर स्पेस हमारी बंद करने से जहाज़ उनके पास नहीं आएंगे, वो आएंगे, लेकिन आपको एकदम से एक सडन ड्रॉप होता हुआ नजर आएगा। और मिड टर्म आ रहे हैं अमेरिका के, काफ़ी सारी चीज़ें अभी पैरेलल होने वाली हैं। तो अगले 2-2.5 महीने जो हैं काफ़ी क्रूशियल हैं, और मुझे लगता है कि इनको उसी लैंग्वेज में बात की जाएगी जितनी जो समझते हैं। बाकी रही बात, आज अगर ट्रंप हिल जाता है वहाँ से, तो आपको क्या पता लगेगा कि सीआईए उठ के चला गया। हालांकि सीआईए ट्रंप की सुनता नहीं है। और अगर पाकिस्तान की पिटाई होती है, जो कि ड्यू है बड़े दिन से, तो उनकी आईएसआई वहाँ कितना भी बिना पैसे के ओंकार जी कुछ नहीं चलता। अगर पीछे से पाकिस्तान की हमने अगर वाट लगा दी, मैं तो यही कह रहा हूँ कि हमारे इनको आप बर्दाश्त करो, बांग्लादेशियों को। ये न्यूसेंस है, गली में भौंकते हुए कुत्ता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप इनके मास्टर को ठोको, उसके मास्टर को ठोकने से ये भी शांत हो जाएंगे, और हमारे अंदर जो पाकिस्तानी बहुत सारे पाकिस्तान बने हुए ना, उनको भी अक्ल आ जाएगी। यही तरीका है। अदरवाइज ये तंग करता रहेगा सीएए के कहने पे, कभी टर्किश के कहने पे। इनको जहाँ से पैसा मिले, टूटी हुई कंट्री है, इकॉनमी है नहीं, पाकिस्तान से बुरा हाल है, तो अभी जहाँ इनको पैसा, जो इनको पैसा देगा, तो ये वहीं पे नाचेंगे, और वो सारे नाच हमारे खिलाफ ही होंगे। तो ठीक है, इसको 1-2 पोर्ट इनकी छीन के, थोड़ा ऊपर से कॉरिडोर सीधा करके पाकिस्तान के को चपाटा मार के, तो फिर कुछ सालों के लिए शांत बैठेंगे। लेकिन है ये न्यूसेंस। एक 5 स्टार होटल के बगल में एक आप एक झोपड़ी पट्टी, तो बड़ी समान चीज़ है, कुछ और ही, मैं उस वर्ड को यूज़ नहीं करना चाहता, वो है। तो हमें उनको ऐसे ही ट्रीट करना पड़ेगा। बाकी बाकी इंटेलिजेंस एजेंसीज का होना किसी भी देश के लिए, इतनी छोटी जियोग्राफी में इतनी ज़्यादा एजेंसीज होना किसी के लिए ठीक नहीं है। वो इसकी सोसाइटी को बर्बाद कर देंगी। आपको मेरे से लड़ाएंगी, मेरे को आपसे लड़ाएंगी, पैसे फेंकेंगी, क्योंकि एजेंसी यही काम करती हैं, खुद थोड़ी आते हैं। वो बंगालियों को बंगालियों से लड़ाएगी, बांग्लादेशियों को बांग्लादेशियों से लड़ाएगी, तो सोसाइटी इनकी और टूटती जाएगी। अच्छा नहीं है इनके लिए। लेकिन एक बात तो मानेंगे कि चाहे खालिदा जिया प्राइम मिनिस्टर रही हों या हसीना वाजिद रही हों,
जिस तरह की आक्रामकता हम इन दिनों देख रहे हैं, इस तरह की धृष्टता तो हमने कभी नहीं देखी। ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। पिछले नहीं, दिनों हमने देखा पिछले दिनों हमने देखा ऑनलाइन आपको भी खामोश करने की धमकी दी गई है, ऑनलाइन धमकी दी गई है। जी, आज भी लगे हुआ था पाकिस्तानी टीवी, किसी ने वो क्लिप भेजा ना, भारत 18 किसी चैनल पे, वो मेरा नाम, पाकिस्तानी भी मेरा नाम ले रहे हैं। तो ये इसलिए है ओमकार जी कि पीछे बैकिंग है, यूनस के पीछे सीएए की बैकिंग है, जमात इस्लामी के पीछे आईएसआई पाकिस्तान की बैकिंग है, बीएनपी शुरू से एंटी इंडिया, उनको हर वो पावर जो इंडिया को अपोज करती है वो बीएनपी को सपोर्ट करती है। और जैसे मैंने कहा, ये एक ऐसी अजीब सी सोसाइटी है, एक एक्सट्रीम जो आपने मजहबी जो फर्वर देखना है वो बांग्लादेश में देखेंगे आप कंपेयर करेंगे तो पाकिस्तानी इतने मजहबी नहीं है एक्चुअली। वो ठीक है, एक लश्कर है, वो जैश ए मोहम्मद, वो जो ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन एज ए सोसाइटी अगर आज आप पाकिस्तान जाते हो तो लोग आपको तंग नहीं करते, ये सच है। अमन की आशा को तो मैं बिल्कुल नहीं मानता, उसमें विश्वास नहीं करता, बट अदरवाइज अगर आप जाते हो तो ऐसे आपको कोई स्ट्रीट में तंग नहीं करेगा। आप बांग्लादेश जाके देखे वो पता नहीं वापस नहीं आने देंगे कि नहीं। तो ये टोटल फ्रेंजीड, ओवर चार्ज, कई बार बैटरी बहुत ज़्यादा चार्ज और गर्म हो जाती है ना फटने से पहले, ये वो लोग हैं। और जो रिसेंट उनका टेम्परेचर बढ़ा है वो इसीलिए कि उनको बैकिंग है, उनको लगता है कि हमारे पीछे अभी पैक्ट कर रहे हैं, पैक्ट पाकिस्तान के साथ कि तुम्हारे पे हमला, हमारे पे हमला, या तुम पाकिस्तान का हिस्सा था तो कौन सा पाकिस्तान ने तुम्हें बचा लिया। अभी वो पैक्ट साइन नहीं हो रहा बिकॉज इनकी अभी इलेक्शंस नहीं हुए, बट वो कर भी लेंगे तो क्या होगा। पर जो बेवकूफ़ लोग गली में घूम रहे हैं, हिंदुओं को मार रहे हैं और जो बदमाशियां कर रहे हैं और गालियां निकाल रहे हैं भारत को, वो उन लोगों के लिए शह है, बहुत बड़ी शह है। पाकिस्तान हमारे पीछे खड़ा हो गया, वो न्यूक्लियर देश है, उसने पाकिस्तान भारत को हरवा दिया ऑपरेशन सिंदूर में, 6-0 कर दिया, 7-0 कर दिया। सीएए हमारे पास है, मेरीन्स हमारे यहाँ लैंड कर रहे हैं, और हमने रशियन 1 बिलियन का उड़ा दिया उनका न्यूक्लियर रिएक्टर का सामान एयरपोर्ट पे ड्रोन के अटैक से। तो ये इनको देख के इन लोगों को ना, भिखारियों को थोड़ा सा बहुत ज़्यादा वो बड़ा हुआ है, झाग बैठ जाएगी बड़ी जल्दी, और हम ही बिठाएंगे, ये भी मुझे पता है, अब भी नहीं मगर। आपने ये तो संकेत दे दिए कि अभी फरवरी तक तो भारत कोशिश थोड़ा-सा करें, कोशिश करेगा कि ना करे। हाँ, संयम बरतेगा। लेकिन पाकिस्तान का इलाज कब होगा? जिसके बारे में आप ड्यू बता रहे थे कि ड्यू तो है, चर्चाएँ भी काफ़ी समय से चल रही हैं। पाकिस्तान का अगर आप देखें ओमकार जी, तो इलाज बहुत अच्छा चल रहा है। उनको होम्योपैथी ट्रीटमेंट पे डाला गया है, वो खाने की मीठी दवाई होती है, गोलियां छोटी छोटी धीरे धीरे असर करती हैं। आज उनका जो मौलाना डीजल है, फजल रहमान, उसने क्या स्टेटमेंट दिया, उसने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान पे इसलिए हमला करता है कि ये कह के कि अफगानिस्तान में हमारे दुश्मन बैठे हैं, टीटीपी है वो हम पे अटैक करती है, इसलिए हम उनको मारने के लिए अफगानिस्तान जा रहे हैं। यही बात करके जब इंडिया आप पे अटैक करता है तो आपको क्या तकलीफ होती है। ये उनका बहुत बड़ा, एक इमरान खान के बाद एक बड़ा मजहबी और कट्टर और टॉल लीडर है, रेडियो डीजल मौलाना जिसको कहते हैं, उसने बोला, मौलाना फजल रहमान ने। मैं जैसे उसको बाहर बैठ के देखता हूँ, मैं वो बीएलए की बात ही नहीं कर रहा, टीटीपी की बात नहीं कर रहा, वो तो पीट पीट ही रहे हैं ना उनको। सिंधु देश में भी मूवमेंट स्टार्ट हो गया, गिलगित बल्तिस्तान में भी प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया। तो ये जो पॉलिटिकल लीडर जो हमास को इकट्ठा करता था, कल तक ईरान के गुण गाता था, जहां जहां पे इस्लाम को खतरा होता था, यही बंदा है जो रैलियां करवाता है। और ये आज पाकिस्तान आर्मी को जो चैलेंज कर रहा है आगे से, ये पूछ के कि भाई तुम अफगानिस्तान में जाके मारते हो तो ठीक है, जब हिंदुस्तान तुम्हें आगे मारता है ठीक नहीं है, तो ये क्यों कर रहा है, कुछ तो हो रहा है ना। कोई ऐसे क्यों बोलेगा पाकिस्तान में रह के। तो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, पर मैं आपसे सहमत हूँ कि इसका जो कल्बिनेशन पॉइंट आएगा वो काइनेटिक एक्शन पे ही आएगा। उसके अलावा जो खोखला किया जा रहा है पाकिस्तान को अंदर से, जो उनके अपने हालात के बनाए हुए हैं, और हम उनको थोड़े सी अगर सपोर्ट कर भी रहे हैं तो चल रहा है। समय का अगर आप बोलें तो बड़ा मुश्किल है। जब एक पॉज हुआ था मई में तो लग रहा था कि सितंबर अक्टूबर में हो जाएगा, फिर बड़े बड़े जोशी आ गए, डेट्स देने लगे, 6 सितंबर, 8 सितंबर, बड़ा कुछ होता रहा है। ऐसे चलती नहीं है दुनिया। बट मुझे लगता है कि इसको बहुत ज़्यादा लंबी रोप नहीं देंगे। आपने ऑलरेडी देखा टर्की का एक जहाज कल डिलीवर हो गया पाकिस्तान को, और अमेरिका उसको
680 मिलियन की एड दे रहा है, तो अगर हम जितना इनको लूज रोप देते जाएंगे तो कर तो कुछ नहीं सकेंगे हमें, बट ये है कि ये तैयारियां इनकी थोड़ी सी होती जाएंगी, तो कहीं ना कहीं सरकार को पता है, उनको तो पता कब करना है। इसलिए देखिए, नॉर्मल सड़क पे बात नहीं हो रही पाकिस्तान को पीटने की। हमारे आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयरफोर्स चीफ, आर्मी कमांडर, वेस्टर्न कमांड, रक्षा मंत्री, ये लोग बातें कर रहे हैं कि ऑपरेशन दूर चल रहा है, अभी हम तैयार हैं, तो होना तो ज़रूर है। अगर मेरे को डेट पूछोगे तो हमको हर चीज़ बताना मुश्किल है, मगर कैंपेन सीजन यही है। जो हिस्टोरिकली लड़ाई देखेंगे आप, जो हमारी टेरेन है ना, इस टाइम पीओजे के और कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बीच में रास्ते बंद हो जाते हैं, रजौरी पुंछ को छोड़ के। पुंछ में भी ऊपर सारे बर्फ पड़ जाती है, पासेस बंद हो जाते, तो कोई भी मिलिट्री एक्शन, इन्फिल्ट्रेशन तो हो सकती है, मिलिट्री एक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि आप एक अकेला बंदा तो जाएगा नहीं ना, वो तो सिर्फ सन्नी देओल जाता है वो हैंडपंप उखाड़ने के लिए, अदरवाइज रियल लाइफ में तो पूरी फौज जाना पड़ता है दूसरे देश में। और ये टाइम होता है जब आप डेजर्ट में भी लड़ सकते हो, मौसम ठंडा होता है। और पंजाब में भी इस टाइम अगर आप देखो तो जो हमारा कैंपेन सीजन हिस्टोरिकली आप देखो, कोई भी लड़ाई हमने लड़ी इसी मौसम में लड़ी है जो चल रहा है, सर्दियों का मौसम जिसको कहते हैं। पराक्रम भी इसी टाइम हुआ था, ब्रास टैक्स भी इसी तरफ हुआ था। 65 तो खैर अप्रैल में स्टार्ट हो गई थी, फिर सितंबर में कल्मिनेट हुई, 71 दिसंबर में हुई। तो सीजन तो यही है, अब होता कब है पता नहीं, वो मोदी जी जाने। और मोदी जी किसी को बताते भी नहीं है, कहते हैं वो शीशा देखते हैं तो उसको भी नहीं, अपनी शक्ल को भी बताते कुछ। तो ऐसे होना ये चाहिए। जो ये जितना कुछ हमारे आसपास हो रहा है, घट रहा है, कहीं ना कहीं इसको खाद पानी देने का काम तो भूरे काका ही कर रहे हैं। तो बिल्कुल। उनकी उनकी आत्मा की संतुष्टि की कोई चिंता है क्या भारतीय सत्ता प्रतिष्ठान को, या बिल्कुल चिंता करनी बंद कर दी है कि बेटा जो करना है करो? कहते हैं ना, आप तब तक डराओ जब तक लड़ा डरे। इतना भी कभी इंसान को ना डराओ कि वो आगे से दिलेर हो जाए। कि कॉर्नर में, फौज में भी कहते हैं कि दुश्मन को मारो जब तक मार सकते हो, जब वो कॉर्नर हो जाता है ना तो फिर आपको ध्यान रखना पड़ता है, बिकॉज वो फिर लड़ता है अपनी जान के लिए। तो इन्होंने हमें कॉर्नर किया, ह्यूमिलेट किया, टैरिफ लगाए, प्रेशर डाला, एकदम पाकिस्तान को अडॉप्ट कर लिया, जिसको फेंका हुआ था उठा के गोद में डाल लिया, हमारे बारे में सीज फायर के क्लेम करने लगे। इन्होंने कोई भी अच्छा काम नहीं किया। कंपैरेटिवली हमारी लीडरशिप ने बड़ा मैच्योरली बिहेव किया, हालांकि बीच बीच में इन्होंने अपने आंखें उनको दिखाई। लेकिन कहते हैं ना, एक्शंस बोलने चाहिए, तो जब एक्शंस की बात आती है तो सबसे बड़ा एक्शन तो हमने दिया, पुतिन साहब को यहाँ रिसीव किया, जिसको पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड आइसोलेट करना चाहता है। और उसको इतनी तलबली मची, उनको खलबली मची, और ऐसी उनको हुआ कि उनके 3 एम्बेसडर्स ने यहाँ पे एक आर्टिकल लिख दिया उनके आने से पहले, पुतिन साहब के, जो डिप्लोमेसी में ऐसी चीज़ें देखी नहीं जाती। ये हताशा दिखाती है, और अभी भी हताशा ही है ना। कह रहे थे बस होने वाला है साइन, होने वाला है साइन, टैरिफ डील। तो आई थिंक हमने वो, कहते हैं ना, वो लाज शर्म का उस दहलीज को पार कर लिया हुआ है। और ये अमेरिका की अपनी बेवकूफ़ी है कि ये हुई है, हम ऐसे नहीं हैं, हम तो बड़े मैच्योर कंट्री हैं। पर उसने ही आस्क्ड फॉर इट, सो ही गॉट इट। करता रहे जो करना है। अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय निकालने के लिए, जुड़ने के लिए, और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। दर्शकों से निवेदन है कि अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी है तो लाइक करें और इस वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी, थैंक यू सो मच। जय हिंद, ओंकार जी, जय जय भारत। जय हिंद, जय भारत।